Welcome students in this new video. Today we are starting a new topic that is sexual reproduction. Let's start. We all are familiar with the modes of reproduction that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. आप सबको पता है कि ऐसे मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के जिसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके हेल्प से ही एक नई जनरेशन क्रिएट होती है। आप जानते ही हैं कि अगर बुल्स हैं वो काव्स को प्रोड्यूस करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल अलोन, अपने आप वो काव्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर हेंस हैं तो वो अपने आप चिक्स को पैदा नहीं कर सकते, दे नीड मेल्स। सिमिलरली बुल्स नीड्स cows. In such cases, both sexes, males and females, are needed to produce new generations. तो ऐसे में अगर हम किसी एक सेक्स के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि भाई आप अपने आप नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करें तो वो नहीं हो सकता। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर रिक्वायर्ड। So this kind of reproduction is called as sexual reproduction. Sexual reproduction is biparental. Biparental means two parents are involved. So what is the significance of this sexual mode of reproduction? तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा हम पढ़ेंगे आने वाले पार्ट में, लेकिन एक शॉर्ट में अगर हम देखें, इट क्रिएट्स वेरिएशंस। इसकी वजह से क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशंस आने की वजह से आप देखें तो हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आते हैं, जिसकी वजह से वो बेटर इक्विप्ड होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को सस्टेन करने में, जीने में उनको मदद करते हैं। वो वेरिएशंस फ़ायदेमंद हो सकते हैं उनके लिए। तो फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएशंस वी नीड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो आर देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या कुछ कमियां थी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में? हाँ, तो लिमिटेशन अगर हम देखें तो यही थी कि वेरी लेस वेरिएशंस, वेरी लेस वेरिएशंस, काफ़ी कम वेरिएशन आता था इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज इट वाज यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था। इस वजह से आपको ये देखने को मिलता था कि इसके अंदर जो वेरिएशंस का जनरेशन है वो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम होता था। सो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Why the sexual mode of reproduction now? Okay, this is the heading. So इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में अंदर. The creation of two new cells from one involves copying of the DNA as well as of the cellular apparatus. तो अगर मान लीजिए एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, तो डीएनए की कॉपिंग होनी ज़रूरी है, साथ के साथ जो सेलुलर एपरेटस है जैसे कि हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी कॉपी भी होना ज़रूरी है. ठीक है. द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्यूटली एक्यूरेट. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए की कॉपिंग होती है वो 100% सेम डीएनए की कॉपिंग नहीं होती. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन दैट इज जनरेटेड. बहुत छोटा सा वेरिएशन आ ही जाता है, एरर आ ही जाती हैं इसमें एज the DNA copies, and the resultant errors are a source of variation in population of organisms. तो आने वाले जो organisms हमको मिलते हैं उनमें छोटा मोटा वेरिएशन डीएनए कॉपिंग में आ ही जाता है. Every individual organism cannot be protected by variations. तो आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आज देख रहे हो उनको आप वेरिएशन से बचा नहीं सकते, बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशंस
आर यूजफुल फॉर ensuring द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि जो वेरिएशंस आ रहे हैं वो सभी इंडिविजुअल्स में माइनर माइनर वेरिएशंस आ ही रहे हैं। तो वेरिएशंस अगर हम देखें तो हर इंडिविजुअल के काम आएगा ऐसा कहना सही नहीं होगा, बिकॉज कुछ वेरिएशंस होते हैं वो नॉन यूजफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएशन किसके काम आता है? वेरिएशन आता है स्पीशीज के काम। बिकॉज मान लीजिए एक स्पीशीज के अंदर सपोज ए, बी, सी और डी थे, ठीक है। ये 4 इंडिविजुअल्स थे। सपोज मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं कम नंबर लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सपोज दीज 4 इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन स्पीशीज, इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, और सभी के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आया, ठीक है। हर एक के पास कोई ना कोई वेरिएशन है। हर एक वेरिएशन को मैं अलग कलर दे रहा हूं, ओके। These are the 4 type of variations which are present in A, B, C and D। A के पास अलग कलर है, B के पास अलग कलर है, वेरिएशन है ये। तो अंडर सर्टेन कंडीशंस ऑफ एनवायरमेंट, इफ द ग्रीन वन is more useful than the others, then the C will survive, ठीक है ना। मान लीजिए आने वाले समय में जो ग्रीन वेरिएशन है वो ज़्यादा हेल्पफुल है एज कंपेयर टू अदर वेरिएशंस, अदर कलर वेरिएशंस, तो जिन इंडिविजुअल्स के पास ये ग्रीन वाला वेरिएशन है वह बचेंगे क्योंकि वह उनको सपोर्ट करता है जीवन जीने में, और बाकी जिनके पास अलग कलर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे बिकॉज उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा उस कलर से। तो आने वाले समय में अगर हम देखें तो उस पॉपुलेशन में आपको कौन ज़्यादा मिलेंगे? वो इंडिविजुअल्स आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे जिनके पास सी वाला वेरिएशन था, ठीक है ना। वही आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास सी वाला वेरिएशन था, कलर वेरिएशन, ओके, ग्रीन कलर वाला वेरिएशन था। उनकी संख्या आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, बाकी सबकी घटती हुई दिखाई देगी। तो क्या अब आपसे पूछा जाए कि ये जो स्पीशीज थी, ये जो हमारी स्पीशीज थी, क्या ये आने वाले समय में बची? क्या ये सेव हो गई? हाँ, स्पीशीज तो आज भी प्रेजेंट है, लेकिन उस स्पीशीज के जितने इंडिविजुअल्स थे वो सारे आज प्रेजेंट नहीं है। उनमें से कुछ बचे हैं। कौन बचे हैं? जिनके पास वेरिएशन था। कैसा वेरिएशन? यूजफुल वेरिएशन। इसीलिए आपसे ये कहा गया है कि एवरी इंडिविजुअल organism cannot be protected by variations, but in a population variations are useful for ensuring the survival of the species। तो हमें स्पीशीज जरूर बचती हुई दिखाई दे जाएगी आने वाले समय में, बिकॉज कोई ना कोई वेरिएशन तो हेल्पफुल होगा, बट सारे वेरिएशंस हेल्पफुल नहीं होंगे, इसलिए सारे इंडिविजुअल्स को फायदा हो वेरिएशन से ऐसा नहीं है। It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variations to be generated। तो इसीलिए आने वाले समय में ज़रूरी ये होगा कि जितने ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट हों उतने ज़्यादा चांसेस आप अपने सर्वाइवल के बना सकते हैं एज अ स्पीशीज़। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट करें अपनी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में क्या होता है? एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं स्पीशीज के, ओके। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन है, टाइगर पॉपुलेशन है, आंट पॉपुलेशन है। तो एक पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और अगर बहुत सारे वेरिएशंस उनके अंदर हों तो बदलती हुई कंडीशंस में उनमें से कुछ बच सकते हैं और स्पीशीज को अल्टीमेटली फायदा हो सकता है। While DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process। तो अगर हम वेरिएशन के क्रिएशन के लिए केवल डीएनए की कॉपीइंग पर डिपेंड करें, अगर हम ये कहें कि जब डीएनए से न्यू डीएनए बनता है, डीएनए की कॉपीइंग होती है, तब स्मॉल वेरिएशन आ जाता है ना, माइनर वेरिएशन आ जाता है,
अगर हम ये कहें और हम इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, तो फिर ये तो बड़ा स्लो प्रोसेस है, बिकॉज डीएनए से डीएनए की कॉपिंग होने में बहुत माइनर सा वेरिएशन आता है, ठीक है। और अगर आप इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर ये तो बड़ा स्लो प्रोसेस हो जाएगा। इफ द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म्स वर टू बी लेस एक्यूरेट, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die। तो आपके मन में फिर ये सवाल आएगा कि तो क्यों ना ऐसा हो जाए कि जो डीएनए कॉपिंग होती है उसमें जो वेरिएशन आता है वो बहुत ज़्यादा हो, मोर वेरिएशन क्रिएट हो, माइनर की जगह मेजर वेरिएशन आ जाए। मेजर हमने क्या कहा था आपसे कि डीएनए कॉपिंग में कैसे वेरिएशन आते हैं, माइनर वेरिएशंस आते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मेजर वेरिएशंस आने लग जाएं ओनली कॉपिंग में, डीएनए की कॉपिंग यानी सेल से सेल बन रहा है और उसमें मेजर वेरिएशंस आने लग जाएं, तो उससे क्या होगा? उससे फायदा तो होगा, लेकिन भाई ज़्यादा बड़े वेरिएशंस अगर आ गए तो फिर ये हो सकता है कि जो आपका डीएनए बन रहा है, रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज जो आपकी बन रही हैं, हो सकता है वो सरवाइव ही ना कर पाएं और वो मर जाएं, बिकॉज इतने ज़्यादा बड़े वेरिएशन अगर अंतर आ जाएंगे तो हो सकता है जो हमारा नेक्स्ट सेल बनेगा वो सरवाइव ना कर पाए। तो कैसे फिर हम ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट करें और डीएनए को नुकसान भी ना पहुंचे और वेरिएशन भी ज़्यादा हो जाए? इसके लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, कैसे करा जाए ये, ठीक है ना? ये सोचने वाली बात आई। और एक बात हमें ध्यान ये भी रखनी है, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ डीएनए कॉपी that already has variations accumulated from previous generations। तो होता यह है कि मान लीजिए एक जनरेशन के बाद हमारा डीएनए, सपोज ये रहा, सपोज दिस इज द डीएनए, ओके। इस डीएनए के अंदर मैं एक जगह आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सपोज इधर वेरिएशन थोड़ा सा है। इससे पहले वाला डीएनए कैसा था? इससे पहले वाला डीएनए ये रहा, सपोज ये प्रीवियस जनरेशन का डीएनए है और जनरेशन नंबर 1, जनरेशन नंबर 2, ओके। अब मैं बना रहा हूँ जनरेशन नंबर 3, दिस इज द थर्ड जनरेशन। और अब देखिए क्या हुआ, सी व्हाट हैपेंड। जनरेशन नंबर 3 के अंदर जो प्रीवियस वेरिएशन आया था ब्लू कलर वाला वो तो है, एक ग्रीन कलर वाला वेरिएशन मैंने और वेरिएशन वाला जोन आपको शो कर दिया है कि डीएनए में देखो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव और हो गया है इस जगह पर, ग्रीन जहां मैंने शो किया है। अब आई जनरेशन नंबर 4 और अब वहां देखिए क्या हो रहा है। See what happened? In the generation number 4, we see that a new variation is there, but the previous variations are also there। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा हो क्या रहा है, वेरिएशंस आर एक्यूमुलेटेड, मतलब वेरिएशंस जो हैं वह जुड़ते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे वो आते जा रहे हैं और जैसे जैसे डीएनए कॉपी होता है पुराना वेरिएशन भी कॉपी होता है, और अगर आगे कोई नया वेरिएशन आया है अगली जनरेशन में तो वो भी ऐड हो जाता है। इस तरह से जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती चली जाएंगी, जैसे हम 4th जनरेशन पे आ गए हैं, तो जो नए नए वेरिएशन आ रहे हैं चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं हमारे डीएनए में। तो ये वाला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 10, ये वाला पॉइंट 10, two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे दो इंडिविजुअल्स हैं, एक ये रहा इंडिविजुअल नंबर 1 और एक रहा इंडिविजुअल नंबर 2, ये दोनों एक ही पॉपुलेशन में रहते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है इनमें जो वेरिएशंस हों उनका जो पैटर्न है वह सेम ना होकर के अलग हो। आप देखिए जरा,
दोनों के डीएनए को देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि देयर इज सम डिफरेंस इन द वेरिएशंस और डीएनए ऑफ 1 एंड 2। माइनर सा डिफरेंस है लेकिन है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रीवियस वेरिएशंस, एंड उसकी वजह से थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिलता है। सिंस all these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects। तो अगर ये वेरिएशन बने हुए हैं हमारे शरीर के अंदर और हम जिंदा हैं, इसका मतलब इनका इतना बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ा। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है हमारे सामने, सपोज दिस इज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नंबर 1, और इसके पास कुछ वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, जैसे यहाँ है, अलग अलग वेरिएशन है इसके पास, और इसके बाद भी, इन वेरिएशंस के बाद भी अगर ये लिविंग है, तो फिर लिविंग है इसका मतलब ये कि ये वेरिएशंस जो हैं इसको मार नहीं रहे हैं, इसको जिंदा रहने में हेल्प ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका कोई बैड इफेक्ट इतना नहीं है। अब अगर आप वेरिएशंस को कंबाइन कर दें, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास कुछ अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में आपके साथ डिस्कस किया। अगर इन वेरिएशंस को हम कंबाइन कर दें किसी तरीके से, तो क्या जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके पास नए कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे वेरिएशंस के? आंसर आएगा यस। और क्या ये बेहतर तरीका रहेगा जल्दी जल्दी वेरिएशन क्रिएट करने का, और ऐसे वेरिएशन क्रिएट करने का जो कि किसी को मारते नहीं है? बिकॉज अगर इंडिविजुअल नंबर 1 के पास कुछ वेरिएशंस हैं जिनके बाद वो जिंदा है, और इंडिविजुअल नंबर 2 के पास कुछ वेरिएशंस हैं जिससे वो मर नहीं रहा, जिंदा है, तो अगर इनके वेरिएशंस कंबाइन हो जाएं तो जो नया इंडिविजुअल बनेगा, इंडिविजुअल नंबर 3, वो भी नहीं मरेगा, और उसके पास बढ़िया कॉम्बिनेशंस होंगे, वो एकदम नोवेल होगा। नोवेल मतलब एकदम नए प्रकार का होगा। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवेल सिंस इट वुड इन्वॉल्व 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के वेरिएशंस मिल जाएं किसी तरीके से, तो हम एकदम नए प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का जन्म होते हुए देख सकते हैं। द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन such a process of combining DNA from 2 different individuals during reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो आपको मौका देता है ऐसा करने का। मतलब हम दो अलग अलग जो इंडिविजुअल्स हैं उनके वेरिएशंस को और उनके डीएनए को हम कंबाइन करा सकते हैं। इसमें डिफिकल्टी कहाँ आती है? लेकिन दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफिकल्टी। वेयर द डिफिकल्टी अराइजेस, if each new generation is to be the combination of DNA copies from 2 pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है, सपोज पेरेंट 1 के पास डीएनए, मैं क्रोमोसोम्स नंबर के माध्यम से आपसे बात करता हूँ यहाँ पर। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें जो सेल होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 46। अंडरस्टैंड? तो अगर सपोज नंबर 1 ह्यूमन बीइंग है और एक नंबर 2 है, दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों के जो गैमिट्स हैं, गैमिट्स का मतलब जो उनके सेक्स सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो आपस में फ्यूज होते हैं। जैसे नंबर 1 इज मेल एंड नंबर 2 इज फीमेल सपोज, तो फीमेल के पास क्या होता है? ओवम, ठीक है, मेल के पास क्या होता है? स्पर्म। तो अगर ये दोनों फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ और क्या बने? जाइगोट बने, तो हमारे पास जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 92। ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज हमें पता है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट्स फ्यूज होते हैं। मेल गैमेट इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ओवम। और अगर 46 क्रोमोसोम हो दोनों के अंदर, तो ऐसे केस में तो फिर ये 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे हमारे जाइगोट में। तो उससे फिर कैसे जनरेट होगा एक इंडिविजुअल के अंदर? तो डीएनए का कंटेंट डबल हो गया ना। जो हमारा पहला सेल, जो हमारा जाइगोट होता है, जो बना, उसके अंदर तो 92 हो गए, और ऐसे जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा वो कैसा होगा?
तो आपके समझ में ये बात आ रही होगी। तो ये एक डिफिकल्टी आ गई, ये एक प्रॉब्लम आ गई कि कैसे हम दो सेल्स को कंबाइन करें, जबकि अगर उनको कंबाइन करते हैं तो उनका डीएनए भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो है मियोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को संभव बनाने के लिए एक नया सेल डिवीजन जो है काम आया, दैट इज कॉल्ड एज द मियोसिस। और मियोसिस ने क्या किया, जो गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पर होने वाला प्रोसेस है मियोसिस, तो मियोसिस से जो गैमेट्स बनते हैं दे कंटेन हाफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जैसे सपोज 46 सेल्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे नॉर्मल सेल में। तो जब मियोसिस होगा तो इससे जो हमारे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, उनके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? उनके पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो आपने देखा ये जो डॉटर सेल बन रहा है उसके पास क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो गया है? हाफ हो गया है। तो ये डॉटर सेल सपोज मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक इसी तरीके से लेट मी राइट 23 chromosomes in the male gamete, and the similar 23 chromosomes are now there in the female gamete, because ये दोनों के दोनों किस प्रोसेस से बने हैं? ये बने हैं हमारे मियोसिस से। तो how many cells are now there in the zygote? There are 46. How many chromosomes are there in the zygote? There are 46 chromosomes now in the zygote. तो उसका मतलब हमारे ये समझ में आ गया कि देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेल डिवीजन है उसका एक नया वे आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मियोसिस। और मियोसिस की वजह से हमें ये मौका मिल पाया कि हम दो सेल्स को कंबाइन कर पाएं, दो डीएनए कॉपीज को कंबाइन कर पाएं, और जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा बढ़ता नहीं, वो बिल्कुल हमारा उतना ही बनता है जितना होना चाहिए। जैसे 23 इन द स्पर्म, 23 इन द ओवम, 46 इन द जाइगोट। अब इस जाइगोट से क्या बना? पूरी बॉडी बन गई आगे चल के। बॉडी के हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। अगेन उस बॉडी से अगर गैमेट जनरेट हुआ तो 23 क्रोमोसोम्स वाला गैमेट जनरेट हुआ। फिर किसी दूसरी बॉडी से 23 क्रोमोसोम वाला गैमेट आया, और ये दोनों फ्यूज होकर के फिर दोबारा 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बना देते हैं, और इस तरह से चलता रहेगा। तो कभी भी डीएनए का कंटेंट डबल नहीं होगा, सेम रहेगा। हाँ, वेरिएशंस खूब आएंगे, बिकॉज इंडिविजुअल 1 और इंडिविजुअल 2 के जो वेरिएशंस हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? आइए इसका लास्ट पैरा पढ़ते हैं। We have seen earlier that as organisms become more complex, the specializations of tissue increases. आपने पहले पढ़ा है कि जैसे जैसे जीव जो हैं या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते चले गए, वैसे वैसे उनकी जो टिश्यूज़ हैं, उनकी जो स्पेशलिटी है, काम करने का तरीका है, वो भी बदलता गया, इंक्रीज होता चला गया। One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have spatial lineage of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body exist. तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि देखिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टिस, जैसे कि ओवरी। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो जर्म सेल्स कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर मियोसिस होता है, और मियोसिस से हम देखते हैं कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में, और ओवम का फॉर्मेशन ओवरी में होता है। और उनके पास कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम्स। ओके, तो इसका मतलब कैसा हो जाता है? डीएनए हाफ हो जाता है। और जो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स हैं, यानी सपोज हमारा स्किन सेल है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो सेल्स हैं उनके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? हर एक सेल के पास 46। लेकिन जो हमारे गैमेट्स हैं उसमें कितने हैं? 23। तो ये सॉल्यूशन है।
तो व्हेन दीज जर्म सेल्स, ओके, मियोसिस के बारे में यहाँ बताया गया है, ओके, when these germ cells of the two individuals combine during sexual reproduction to form a new individual, it results in establishment of the number of chromosomes and the DNA content of the new generation. तो ऐसे germ cells यानी जैसे कि sperm और ovum, ऐसे germ cells जब combine करते हैं तो दोबारा से DNA content उतना ही हो जाता है जितना कि parent के पास था. If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. तो अब बना जाइगोट. जब जर्म सेल्स हमारे फ्यूज हुए तो जाइगोट को आगे चल के ग्रो करना है, पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाना है, तो इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये कर सके ऐसा काम. जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें देखा जाता है कि जो दोनों जर्म सेल्स होते हैं यानी मेल जर्म सेल एंड जो फीमेल जर्म सेल है, उनका साइज ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, वो लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं और सिमिलर ही दिखाई देते हैं. पर जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते हो वैसे वैसे आपको क्या दिखता है कि जो जर्म सेल्स हैं वो भी स्पेशलाइज हो जाते हैं. एक जर्म सेल बड़ा होता है जिसको हम फीमेल जर्म सेल बोलते हैं यानी ओवम, जिसके अंदर बहुत सारा फूड स्टोर्ड होता है, जबकि दूसरा जर्म सेल जो है वो स्मॉलर होता है जिसको हम मेल बोलते हैं और वो मोटाइल भी होता है. स्पर्म आपको कैसा दिखता है? स्पर्म अगर हम देखें तो वो मोटाइल होता है, मूव कर सकता है, जबकि ओवम जो होता है, ओवम का साइज बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल होता है. कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड एज द मेल गैमीट एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड एज फीमेल गैमीट. तो आने वाले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे कैसे प्लांट्स में और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है. बट ये जो हमने पार्ट अभी पढ़ा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसकी स्टार्टिंग के बारे में आपको बताता है कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ द गैमेट्स आर जनरेटेड, बाय विच सेल डिवीजन एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस हुई हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.